संधि चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसके तीसरे भेद यानी विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि में सबसे पहले हम देखेंगे कि विसर्ग और विसर्ग के साथ या तो स्वर का मेल होगा या फिर व्यंजन का जब मेल होता है और उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उन परिवर्तनों को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब ये परिवर्तन जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत तरीके से बदलाव आता है शब्द का जब विसर्ग और स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है तो अब उन नियमों को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ नियम में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि विसर्ग बदलने के बाद यानी मेल होने के बाद बहुत बार ये या तो कभी तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत स में बदल जाता है, कभी ये र में परिवर्तित हो जाता है, कभी ये लुप्त हो जाता है यानी बिल्कुल गायब हो जाता है, कभी कभी ये दीर्घ स्वर में बदल जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि संधि में कोई विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता यानी कि वो ज्यों का त्यों वैसे ही शब्द में रहता है। तो अब हम यहाँ पर हम देख लेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है और कब किस प्रकार से वो अपना रूप बदलता है। तो सबसे पहला नियम हम यहाँ देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद अगर च और छ आता है तो ये अभी जो हम लोग नियम पढ़ रहे हैं इसमें श यानी तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स के विषय में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देखते हैं कि विसर्ग के बाद अगर च और छ आता है तो विसर्ग श यानी तालव्य श में बदल जाता है। विसर्ग के बाद अगर ट और ठ आता है तो ये मूर्धन्य श में बदल जाता है और अगर विसर्ग के बाद त और थ आता है तो ये दंत स में बदल जाएगा। तो अब हम यहाँ हम देख ले रहे हैं विसर्ग के बाद अगर च आता है जैसे निह जोड़ चय तो निश्चय, उसी तरह से विसर्ग और छ मिलता है तो निह जोड़ छल निश्चल। यहाँ आगे हम देखते हैं कि विसर्ग और ट अगर मिलता है तो धनुः जोड़ टंकार धनुष टंकार। विसर्ग प्लस ठ अगर मिलता है तो तत् प्लस ठकार तत्कार। विसर्ग के बाद अगर त मिलता है तो निह जोड़ तार निस्तार। यहाँ है विसर्ग के बाद अगर थ मिलता है तो दुह जोड़ थकार दुस्तकार। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि श यानी तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स किस तरह से विसर्ग इनमें बदल रहा है। अब दूसरा नियम हम देखेंगे कि विसर्ग के बाद अगर तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स अगर होता है तो विसर्ग में बदलाव नहीं होगा, यानी विसर्ग के बाद वाला जो वर्ण है वही विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे इसका उदाहरण। यहाँ अगर विसर्ग है और श आ रहा है तो यहाँ हम दुह जोड़ शासन, तो यहाँ या तो हम दुह जोड़ शासन ही लिखेंगे या फिर अगर विसर्ग को हम हटाना चाहें तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दुह और ये जो श है वही अधूरा यानी आधा अधूरा रूप में यहाँ आकर के आगे लग जाता है तो दुशासन। यहाँ पे है विसर्ग प्लस स निह जोड़ संदेह निह संदेह या निस्संदेह। तो यहाँ विसर्ग को हम देख रहे हैं कि जो विसर्ग के बाद वाला जो वर्ण आ रहा है विसर्ग उसी में यहाँ बदल जा रहा है। अब हम तीसरे नियम को अगर देखेंगे तो विसर्ग के पहले ईकार या ऊकार आता है और विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण हो जाता है तो विसर्ग श बन जाता है। यानी यहाँ उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं निह जोड़ कपट निष्कपट।
या विसर्ग जो है श में बदल गया। निह जोड़ पाप निष्पाप, निह जोड़ फल निष्फल, दुह जोड़ कर दुष्कर। लेकिन एक और नियम है कि दुह के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद अगर ख आता है तो विसर्ग में बदलाव नहीं होता है, यानी कि वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण में देख रहे हैं, दुह जोड़ ख अगर आता है तो दुख, यानी यहाँ वैसे ही रह जाएगा विसर्ग। अब चौथे नियम में हम आ रहे हैं, तो यहाँ हम देख लेंगे चौथा में 2 नियम यहाँ पर हम देखेंगे। अब इसमें है कि पहला, विसर्ग के पहले यदि अ आता है और विसर्ग के बाद अगर क, ख, प और फ आता है तो विसर्ग में बदलाव नहीं होगा। यानी यहाँ अगर हम प्रातः, यहाँ अ आ रहा है हम देख रहे हैं, और उसके बाद ये विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद यहाँ हम देख रहे हैं क आ रहा है, तो ये विसर्ग नहीं बदलेगा, वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। यानी जुड़ने के बाद भी विसर्ग उसी तरह से प्रातः काल यहाँ हम देख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पय पान, यहाँ भी अ आ रहा है विसर्ग के पहले और पीछे प आ रहा है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है क, ख और प और फ, ये 4 जब वर्ण होगा तभी ये नियम लागू होगा। तो पय जोड़ पान, पय पान। अब इसी का दूसरा नियम यानी बी, दूसरा नियम हम देख लेंगे। कुछ शब्द में विसर्ग का दंत स भी बन जाता है। यहाँ पर इसको उदाहरण में हम देख सकते हैं कि नमः जोड़ कार नमस्कार, यहाँ विसर्ग स में बदल गया है। भा जोड़ कर भास्कर, पुरह जोड़ कार पुरस्कार, पुरस्कार। तो अब हम लोग आएंगे यहाँ 5वें नियम में। अब 5वां का जो पहला नियम है, अगर ह्रस्व ई और ऊ के बाद विसर्ग होता है तो इसके बाद र अगर आएगा तो ह्रस्व दीर्घ में बदल जाएगा। ह्रस्व ई और ऊ हमेशा दीर्घ में बदल जाएगा अगर ह्रस्व के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अगर र आता है तो ये नियम लागू होता है और विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है। यानी ये ह्रस्व जो है वो दीर्घ में बदल जाएगा और जो विसर्ग है वो गायब हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं निह जोड़ रव नीरव, यहाँ ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल गया और विसर्ग नहीं है यहाँ पर कहीं भी। निह जोड़ रस नीरस, निह जोड़ रोग निरोग, दुह जोड़ राज दुराज। यहाँ विसर्ग जो है अगर इसको हम रूप देना शब्द में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको र आधा र यहाँ पर र के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अगर ये हो या ये हो, दोनों में से जब जुड़ेगा, मेल जब होता है तो यहाँ शब्द जो है ये दीर्घ में मात्रा बदल जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं दूसरा वाला नियम यानी 5th में जो दूसरा नियम है, तो विसर्ग के पहले अगर अ आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आता है, ये हमेशा यहाँ ध्यान रखना है कि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़ करके आ नहीं होना चाहिए, इसके बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है और आगे कोई घोष वर्ण है तो विसर्ग र में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ देख लेंगे। तो निह जोड़ आशा निराशा, तो यहाँ हम देख रहे हैं विसर्ग के पहले
अ या आ नहीं है बल्कि ई है। और उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी स्वर वर्ण आता है तो जो यहाँ पर निराशा। दुह जोड़ उपयोग दुरुपयोग, निह जोड़ गुण निर्गुण। यहाँ सभी जगह हम देख रहे हैं यहाँ र में बदलते गया। बहि जोड़ मुख बहिर्मुख, तो यहाँ विसर्ग का रूप जो है र में परिवर्तित हो गया। अब 6th वाले में हम आते हैं तो देखेंगे यहाँ, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो तो पहले अ और विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा और दूसरा वाला अ लुप्त हो जाता है। कभी कभी उसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह यानी कि एस का जैसे आलाप वाला जो चिन्ह होता है वो लग जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मनः जोड़ अनुकूल, यहाँ अ आया और बाद में भी अ है विसर्ग, तो अ और विसर्ग जुड़ करके ये ओ में बदल जाएगा और यहाँ हम देख रहे हैं पीछे वाला अ लुप्त हो गया है, मनोनुकूल। दूसरा जो उदाहरण है जो आलाप वाला चिन्ह यहाँ लग रहा है, प्रथमः जोड़ अध्याय, तो प्रथमो यहाँ पर ये म यानी अ और विसर्ग ओ में बदल गया है, लेकिन ये अ के स्थान पर हम देख रहे हैं यहाँ आलाप वाला चिन्ह यहाँ लग गया है, प्रथमोध्याय। अब यहीं 6th वाला का दूसरा नियम अब हम देख लेंगे। विसर्ग के पहले अ है और बाद में स्वर वर्ण है तो विसर्ग र में बदल जाएगा। तो पहले अगर अ है और बाद में स्वर है तो यहाँ पर इस समय भी विसर्ग जो है र में बदलेगा। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं हम, पुनः जोड़ अवलोकन पुनरवलोकन। विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। अब यहाँ अतः जोड़ एव अतएव, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि ये नियम अब 6ठा नियम था। अब हम अगला नियम देख लेंगे, यानी विसर्ग का जो 7वां नियम है। विसर्ग के पहले अगर अ आता है और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ यानी तीसरा चौथा और 5वां वर्ण आता है तो या फिर य र ल व और ह रहता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ओ में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद कोई भी वर्ग का यानी क वर्ग है या ख वर्ग है या क वर्ग है या च वर्ग है या ट वर्ग है। अब इसमें से कोई उसका तीसरा चौथा या 5वां वर्ण आता है तो या फिर य र ल व और ह आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है और पहले वाले अ के संग मिल करके ये ओ बनता है, अर्थात विसर्ग पहले ऊ में बदलता है और फिर अ के साथ मिल करके ओ बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यश जोड़ दा यशोदा, मनः जोड़ योग मनोयोग, मनः जोड़ हर मनोहर। तो ये हमारा विसर्ग संधि का 7 नियम था। अब इसके साथ ही हम लोगों का ये चैप्टर विसर्ग का कंप्लीट हुआ।